हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विद्या अर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। और बहुत ही डीप और एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते चलेंगे। अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा से इस टॉपिक में तो दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट सबसे पहले रिफर करता है एक प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस चेंजेस हैं, जो कि कंसेप्शन से लेके डेथ तक चलता रहता है। डेवलपमेंट देखिए सबकी लाइफ में होते हैं। एक बच्चा जब एक फीमेल जब कंसीव करती है और जब तक उस बच्चे की डेथ होती है, तब तक उसकी लाइफ में डेवलपमेंट होता ही रहता है। हर फील्ड में डेवलपमेंट होता है। मेंटली डेवलपमेंट होता है, फिजिकली डेवलपमेंट होता है। और ये इंक्लूड करता है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को समझना आपको बहुत ही जरूरी है। क्वांटिटेटिव वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव वो होता है जो फंक्शनिंग यानी कि हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारा नेचर, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिर चेंजेस होते हैं कैसे? हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, और सोशल एस्पेक्ट भी चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसकी सोशल कल्चर वो समझने लगता है, उसका ग्रुप्स बढ़ने लगता है, उसके नॉर्म्स भी वो खुद के डिसाइड करने लगता है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं ग्रोथ प्लस मेच्योरिटी। ठीक है, चेंज इन द एबिलिटी एंड बिहेवियर। एबिलिटी में भी चेंजेस आते हैं, बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। डेवलपमेंट में हम अब ग्रोथ को और मेच्योरिटी दोनों को ऐड करेंगे। ग्रोथ जो कि दिखाई देती है, मेजरेबल है, जैसे कि हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है। मेच्योरिटी इंसान के सोच से आती है। तो फिर क्या है डेवलपमेंट? इसको ठीक कर लेते हैं ये। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को हम दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट वो होता है जो मेजरेबल होता है, जबकि क्वालिटेटिव डेवलपमेंट का मतलब जैसे कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, चेंजेस इन नेचर, ठीक है, थिंकिंग एबिलिटी, इसको हम क्वालिटेटिव कह सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको मात्रात्मक और गुणात्मक बोलते हैं। और कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं कि कौन से डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव होता है, कौन सा क्वालिटेटिव। तो ये वर्ड आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 5 साल का बच्चा सिर्फ कॉन्क्रीट चीजें समझ सकता है। कॉन्क्रीट चीजें मतलब सिर्फ उसे ये पता है कि ये बॉल लाल है, ठीक है, ये बॉल हरा हरी है, इस बॉल से मैं ये खेल सकता हूँ। जबकि 15 साल के बच्चे की बात करें तो क्या होगा? वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब उसे समझ में आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल, कि भाई डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, नॉट जस्ट साइज टू इंक्रीज बट थिंकिंग एबिलिटी। केवल साइज में चेंज नहीं हुआ, बच्चा फिजिकली बड़ा नहीं हुआ, उसका केवल वेट नहीं बढ़ा हुआ, बल्कि उसमें मेंटली यानी कि कॉग्निटिव लेवल भी उसका बढ़ गया। वो धीरे धीरे चीजों को ज्यादा सीखने लगा, यानी कि इसको क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चीजें ही बढ़ गई। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट कंटिन्यू प्रोसेस है, ये जीवन भर चलता है, ये कभी नहीं रुकता। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से क्या कहेंगे, जब से कंसेप्शन होता है तब से लेके डेथ तक ये चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसका एक अलग अलग स्टेज में अलग अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे कि 5 साल का अगर किसी बच्चे की बात करें तो उसका मोटर स्किल डेवलप ज्यादा होगा, कि वो खेलनेगा, दौड़ेगा। ठीक है, जबकि 15 साल के बच्चे की बात करें तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा होगी, वो सोचेगा, तर्क करेगा। ठीक है, और अगर हम 50 ईयर्स के बच्चे लोगों की डेवलप की बात करें तो क्या होगा? विजडम, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा, वो लोगों को सलाह ज्यादा देंगे। तो हर स्टेज का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, लेकिन ये है कंटिन्यू प्रोसेस, ये चलता लाइफ टाइम है। अब ये सिक्वेंशियल होता है, क्रमबद्ध तरीके से, फॉलो प्रिडिक्टेबल एजेस स्टेजेस। लाइक बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये एक सिक्वेंशियल चलता है। ऐसा नहीं कि बच्चे पहले दौड़ना सीखेगा फिर बैठना सीखेगा, ऐसा नहीं होता। ये एक सिक्वेंशियल होता है, पहले बच्चा चलना सीखेगा फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो ये सिक्वेंशियल है। डायरेक्शनल होता है ये। ठीक है, प्रोसेस टू द स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। कैसे? बेबी कंट्रोल सबसे पहले अपने हेड को करता है, फिर ट्रंक को करता है, फिर लेग को करता है। तो ये एक डायरेक्शन होता है। तो कैसे चलता है? ये हेड टू सिर से लेके पैरों तक, पैरों की तरफ हमेशा डेवलपमेंट चलता है।
इंडिविजुअल डिफरेंस, अब देखिए सबका डेवलपमेंट अलग-अलग टाइप से होता है क्योंकि हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर का थिंकिंग लेवल अलग-अलग होता है, कोई किसी किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, तो सबका डेवलपमेंट अलग-अलग होता है। ईच चाइल्ड डेवलप एट देयर ओन पेस, हर बच्चे का अपना खुद का एक अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे कि कोई बच्चा है रवि, ठीक है? वो 10 महीने में चलता है, जबकि प्रिया की बात करें तो वो 14 महीने में चलती है। अब इनको किसी भी तरह की फिजिकल एब्नॉर्मेलिटी नहीं है, ये दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन इनका डेवलपमेंट अलग-अलग टाइम पर हुआ है और ये दोनों ही नॉर्मल है। अब मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, ठीक है? सारे जो एस्पेक्ट हैं वो साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं। जैसे कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसका मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। वहीं बच्चा सोशली डेवलप, उसके फ्रेंड्स भी बनते हैं, वो दूसरों से बात करना सीखता है और इमोशनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी सीख जाता है। यानी कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ऐसा नहीं है किसी एक फेज़ में डेवलपमेंट चल रहा है। एक ही टाइम पे अलग-अलग फेजेज़ में डेवलपमेंट चल रहा होता है। कॉग्निटिव भी चल रहा है, फिजिकली भी चल रहा है, इमोशनली भी चल रहा है, तो हर तरीके का डेवलपमेंट एक साथ चलता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है? फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर, मोटर स्किल, है ना? फिजिकल एबिलिटी, बच्चे की एबिलिटी बढ़ जाती है। जो बच्चा छोटेपन में जो काम नहीं कर पाता, बड़े होके वो काम करने लगता है, तो फिजिकल एबिलिटी भी बढ़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइमरी क्लास के बच्चे की बात करें जो 6 से 8 ईयर का है, अब वो फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा करना पसंद करता है। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे, तो वो छोटा बच्चा 1 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करेगा। आपने बहुत सारे घरों में कहते देखा ये 1 मिनट नहीं बैठता, क्योंकि उस वक़्त जो होता है बच्चे की मोटर स्किल ज़्यादा एक्टिवेट होती है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो 2 घंटे एक जगह बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो उनकी कौन-सी स्किल ज़्यादा होती है? कॉग्निटिव सॉरी उनकी मोटर स्किल ज़्यादा डेवलप होती है। वो जंपिंग करता है, ड्राइंग करता है क्योंकि उनको ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल उस वक़्त डेवलप हो रही होती है। आप उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो 2 घंटे एक साथ बैठ सके। अब बात करते हैं अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कैसे चेंजेस आते हैं, थिंकिंग लेवल उसका चेंज हो जाता है, बच्चा रीज़निंग सॉल्व करने लगता है, मेमोरी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, ठीक है? और लैंग्वेज उसकी चेंज हो जाती है। अब देखिए, जैसे कि क्लास 2 का बच्चा है, अब वो क्या करेगा, केवल वो ऑब्जेक्ट काउंट करेगा, ठीक है? केवल ऑब्जेक्ट काउंट करेगा मतलब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है और वो उस वक़्त कॉन्क्रीट थिंकिंग कर रहा है। अब वो क्या कर सकते हैं, अगर आप ये कहें कि अगर वो बच्चा डेमोक्रेसी के बारे में समझ ले तो ये पॉसिबल नहीं है। जबकि अगर क्लास 8 की बात करें तब वो बड़ा हो जाता है। यानी कि उसकी कॉग्निटिव लेवल बढ़ जाता है, उसका बॉडी बढ़ जाती है, उसका मेंटल लेवल बढ़ जाता है। तो उस वक़्त अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो वो उस वक़्त क्लियर तरीके से समझ जाएगा। यानी कि डेवलपमेंट के लिए फिजिकल और कॉग्निटिव दोनों तरीके से बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। जब वो जैसे-जैसे बढ़ता चला जाता है, उसमें फिज़िकल डेवलपमेंट भी आते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आते हैं। और किसी चीज़ को समझने के लिए, लर्निंग करने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि अब बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा-सा, तो उसमें चेंजेज़ आते हैं, रिलेशनशिप बढ़ जाती हैं, उसमें इमोशंस आ जाते हैं, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उसमें सेल्फ कांसेप्ट आ जाता है। जैसे कि किंडरगार्टन का अगर जो कोई स्टूडेंट है, तो वो अकेले खेल सकता है। आप उसे ब्लॉक्स दे दो, आप उसे कोई खिलौना दे दो, वो बच्चा दूसरों को साथ शेयर करना पसंद ही नहीं करेगा। उसे पसंद नहीं आएगा, उसे ऐसा लगेगा कि ये मेरा है और मैं इसे खेलूँगा, ठीक है? अगर आप क्लास 3rd के बच्चे की बात कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो उस ग्रुप में जाना पसंद करेगा जिस ग्रुप में उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। बच्चा फ्रेंड्स बनाएगा, ठीक है? उसी ग्रुप में जाएगा जहाँ पर उसके फ्रेंड्स हैं, वो कोऑपरेटिव प्ले करना पसंद करेगा। तो टीचर को भी ये देखना है कि अकॉर्डिंगली ग्रुप एक्टिविटी प्लान करें, कि कौन सा कि बच्चे छोटे हैं तो वो सोलो पढ़ सकते हैं या सोलो खेल सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे बड़े हैं 3rd क्लास के, 4th क्लास के, तो उन्हें सोलो परफॉर्मेंस देना पसंद नहीं आता, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो ग्रुप में एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अच्छा भी होता है, जो बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ा भी करता है। नेक्स्ट आते हैं मोरल डेवलपमेंट पे। अब मोरल डेवलपमेंट वो समझ जाता है कि क्या सही है, क्या गलत। डेवलपिंग वैल्यूज़ ऑन एथिक्स, जैसे कि एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अगर फर्स्ट क्लास के बच्चा किसी की पेंसिल उठाएगा या किसी की इरेज़र लेगा, तो क्या होगा, उसे ये लगेगा अगर मैं चोरी करूँगा, तो टीचर मुझे पनिशमेंट देगी। ठीक है? अब वो पनिशमेंट के डर से चोरी नहीं करेगा, जबकि क्लास 8 का बच्चा क्या करेगा, वो ये नहीं करेगा कि भई मेरे कुछ एथिक्स हैं, अगर मैंने गलत काम किया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो चोरी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इससे दूसरों को दुःख होगा, इसके अलावा ट्रस्ट टूटेगा, है ना? तो उसकी खुद की अब एक इमेज बन चुकी है, अब वो उसकी कुछ एथिक्स है।
कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, देखिए अब हम ग्रोथ पे आ जाते हैं। आई होप डेवलपमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब ग्रोथ क्या होती है? देखिए डेवलपमेंट दोनों से बनता है, ग्रोथ से भी बनता है, मैच्योरिटी से भी बनता है। दोनों चीजें डेवलपमेंट में आती हैं। जबकि अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ केवल उसको कहते हैं जो मेजर किया जा सकता है। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है? क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चे की हाइट बढ़ी है, बच्चे का वेट बढ़ा है, बच्चे के बॉडी पार्ट्स को बड़े हैं, तो इसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ और वृद्धि विकास का एक पार्ट है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हैं। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल एक जैसे नहीं है। जैसे कि देखिए ग्रोथ इंक्रीज साइज एंड वेट, जबकि डेवलपमेंट कॉग्निटिव भी होता है और उसमें ग्रोथ भी होती है। वो दोनों होता है। ग्रोथ की एक लिमिट होती है, ग्रोथ एक लिमिट पे आके रुक जाती है। जैसे कि बच्चे की हाइट होती है, हाइट एक लिमिट पे आके रुक जाती है। जबकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो उसका तब भी होता रहता है। जितना एक्सपीरियंस लेता है, बड़ा होते चले जाते हैं हम, उतने ज्यादा समझदार होते चले जाते हैं। तो डेवलपमेंट दोनों साइड से होता है, जबकि ग्रोथ हम साइज और वेट में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि राज है, क्लास 1 में है तो उसकी हाइट है 110 सेंटीमीटर है, और क्लास 5 में जब आया तो उसकी हाइट 135 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये ग्रोथ है। यानी कि इसको हम मेजरेबल फिजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं। अब उसका वेट पहले 20 था, अब 30 से बढ़कर आ गया। ठीक है, तो ये हम मेजर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि हम इसे मेजर कर सकते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, उसकी हाइट बढ़ती बड़ी होती चली जाती है, बच्चे का वेट बढ़ता चला जाता है, उसके टीथ बढ़ते चले जाते हैं। लिमिटेड पीरियड, ग्रोथ एक लिमिटेड पीरियड तक होती है। ठीक है, एज ऑफ मेच्योरिटी, मेच्योरिटी आ जाती है उसके बाद ग्रोथ नहीं बढ़ती। मतलब एक लिमिट होती है, तब तक बच्चे की हाइट बढ़ती है, बच्चे का वेट बढ़ता है, और फिर वहां पर एक लिमिट में आके रुक जाता है। जैसे कि हाइट जो है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है अराउंड 18 टू 21 ईयर, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। और ग्रोथ एक लिमिट तक रुक जाता है। सेलुलर लेवल होता है, बच्चों के सेल्स जो बढ़ते हैं, छोटा बच्चा होता है, फिर बढ़ते हैं बच्चों को, सेल भी बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक आकर वो बिकम बिगर, उसके बाद वो रुक जाता है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शनल। ये फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न से होता है, यानी कि हेड से शुरू होता है और फिर लेग तक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कैसे होता है? ये हेड से पैरों की तरफ होता है। ठीक है, शोल्डर डेवलप होते हैं, फिर बच्चे की फिंगर डेवलप होती है। तो एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ क्या क्या हुआ? फिजिकल ग्रोथ हो गई, हाइट, वेट, बॉडी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्केलेटन ग्रोथ हो गई, बच्चे के बोन्स बढ़ गए। ठीक है, हेडनिंग हो गई, बोन्स हो गया। मस्कुलर ग्रोथ, मस्कुलर स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, स्ट्रेटिंग हो गया डेवलपमेंट। एंड नर्वस सिस्टम ग्रोथ, यानी कि ब्रेन साइज बढ़ गया, न्यूरल कनेक्शंस हो गया। तो इस तरीके से ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? देखिए, ग्रोथ होती है फिजिकल इंक्रीज, बॉडी में इंक्रीज होता है ना, बच्चे की हाइट, वेट, ये सब बढ़ जाता है, तो ये फिजिकल इंक्रीज होता है। क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव का मतलब इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मापा जा सकता है। हाइट को मेजर किया जा सकता है, वेट को मेजर किया जा सकता है ना, कैन बी मेजर्ड एंड लिमिटेड एट अ सर्टेन एज। एक सर्टेन एज तक ये बंद हो जाता है, उसके बाद ये नहीं बढ़ता। जबकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, पूरी पर्सनालिटी में ही डेवलपमेंट होता है। उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ में भी डेवलपमेंट होगा, हाइट भी बढ़ेगी, मेच्योरिटी भी बढ़ेगी, थिंकिंग लेवल भी बढ़ेगी। तो क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, ये हर एस्पेक्ट में होता है। डिफिकल्ट टू मेजर, आप नहीं मेजर कर सकते किसी का नेचर। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक डेवलपमेंट उसमें होता ही रहता है। अब लर्निंग पर आ जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग क्या है? देखिए, लर्निंग का मतलब होता है अनुभव और अभ्यास। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप लर्निंग करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये वीडियो एक बार ध्यान से देख ली, मतलब आपको ये लर्निंग हो गई। इससे पहले आपको नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन वीडियो देखते ही आपको समझ में आ गया कि भाई ग्रोथ क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है, लर्निंग क्या है। तो ये क्या होता है? ये एक परमानेंट चेंज होता है। आपको एक बार अगर समझ में आ गया कि डेवलपमेंट क्या है, फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्या है? ये एक परमानेंट चेंज है, यानी कि लर्निंग के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता। पहले आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, आप वीडियो नहीं देखोगे कि डेवलपमेंट क्या है, आप पढ़ोगे नहीं इससे रिलेटेड बुक को, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यानी कि पहले आपने लर्निंग की, फिर आपका डेवलपमेंट हुआ।
तो लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज ऑफ बिहेवियर। परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, इट अकर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। और ये कैसे आता है, जितना आप एक्सपीरियंस करते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, ये उतनी ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आने वाला परमानेंट चेंज है, किसमें, बिहेवियर में और नॉलेज में। आपने एक बार वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गया, या कुछ कंफ्यूजन रह गई, आपने दोबारा वीडियो देखी, एक बार और देखी, तो आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी जो एक बार में शायद आपसे स्किप हो गई हो। जैसे कि मीरा है, अब वो स्विमिंग करने जाती है। ठीक है, अब कोच 2 महीने ट्रेनिंग देता है, उसके बाद 2 महीने प्रैक्टिस के बाद अब मीरा को स्विमिंग बहुत अच्छे से आ जाती है, परमानेंट आ जाती है। अब क्या है, ये लर्निंग है, अब वो आगे नहीं बोलेगी, यानी कि उसकी एक पर्सनैलिटी में, उसकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल एक चेंजेस आ गया कि हाँ भाई, डेवलपमेंट आ गया कि अब उसको स्विमिंग आ गई, अब वो आगे नहीं भूलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है, पर्पसफुल। देखिए, लर्निंग कभी कभी हम पर्पसफुल भी करते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो ये क्या है, आपका ये जो टॉपिक देखना है या आपको ये वीडियो देखने का पर्पस क्या है, कि आपको ये एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो क्या हुआ, ये आपके उद्देश्यपूर्ण यानी कि पर्पसफुल लर्निंग हो गई। लर्निंग हैज ए गोल और पर्पस, जब हमारा कोई गोल होता है, हम उसके लिए लर्निंग करते हैं, उसको हम पर्पसफुल लर्निंग कहेंगे। लाइक स्टूडेंट ने मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल सीखी, ताकि वो मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर सके। उसको क्योंकि लग रहा है कि भाई मल्टीप्लिकेशन नहीं आएंगे मुझे, तो टेबल्स नहीं आएंगी, तो मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाऊंगा। यूनिवर्सल, एवरीवन कैन लर्न, सब लर्न कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिस जो लर्न नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनको लर्निंग में डिफिकल्टी होती है, लेकिन उनकी लर्निंग डिफरेंट टाइप की होती है, उनको डिफरेंट टाइप से हम लर्निंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लर्निंग नहीं कर सकते, वो भी लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उनकी लर्निंग डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि विजुअल एड से वो लर्न करेंगे ना, बार बार रिपीटेशंस करेंगे, या फिर उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी करानी पड़ेगी, उसके भी यहाँ पर वो लर्न करेंगे, तो वो भी लर्न कर सकते हैं। लेकिन बस क्या होगा कि उनकी लर्निंग का तरीका जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे आपने एक बार वीडियो देख ली, है ना, हो सकता है किसी को विजुअल कोई प्रॉब्लम हो, तो क्या करेगा, वो सुन के लर्निंग करेगा, लेकिन लर्निंग पॉसिबल है सबके लिए। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस, कि बच्चा एक तो है क्लास में बैठा हुआ है, केवल वो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो पैसिव मोड में बैठा हुआ है। लेकिन अगर वो क्या करेगा, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, टीचर क्लास में डिबेट करवा रही है, बात बात पे बीच बीच में क्वेश्चंस कर रही है, तो क्या वो बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और जब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो लर्निंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो रिक्वायर पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। एक्टिव प्रोसेस करोगे, जितना बच्चा इंगेज होगा, उतना ज्यादा वो लर्निंग करेगा। पैसिव, जैसे पैसिव मोड, लाइक वो सुन रहा है, केवल टीचर लेक्चर दे रही है। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन, थोड़ा डिस्कशन, टीचर को क्या करना चाहिए, डिस्कशन रखे, डिबेट्स रखे, क्वेश्चन करे, उनके आइडिया सुने, एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाए। इससे क्या होगा कि बच्चे को लर्निंग ज्यादा होगी। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी लर्निंग होती है। जैसे कि आपने कहीं एड्स देख लिया कि भाई ऐसे हुआ, ऐसे ये काम हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी रील्स आती हैं, रील्स को आप स्क्रॉलिंग करते हो, बहुत इंफॉर्मेटिव भी होती हैं, और उसको देखने से ही आपको समझ में आता है। चलिए, रील्स तो सुनने की भी होती हैं, कुछ रील्स ऐसी होती हैं जिसमें आप केवल देखते हो, ठीक है, एड्स होते हैं, तो आपको लर्न हो जाता है। तो कैन बी मेजर्ड, ऐसा भी होता है कि इससे भी लर्निंग हो जाती है। जैसे कि टीचर असेस करती है कि थ्रू द टेस्ट, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट, टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया, उसके बाद कोई असाइनमेंट दिया या फिर टेस्ट लिया, तो अब क्या हुआ, उसने ऑब्जर्व किया, भाई आप कितना आपने लर्न किया है, कितना आपने टॉपिक को ध्यान से सुना है। रिलेटिवली परमानेंट क्या होता है, लेट्स लास्ट गो फॉर लॉन्ग टाइम। जब कोई चीज एक बार आ जाती है तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। जैसे कि अगर एक बार कोई साइकिल चलाना सीख जाता है, आप में से कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने बचपन में साइकिल चलाई होगी, अब वो साइकिल नहीं चलाते, हो सकता है उनके पास कार हो, स्कूटी हो, लेकिन फिर भी साइकिल चलाना आपको आता तो है, तो क्या हुआ, ये हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है, ये लर्निंग कभी भी हम भूलते नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कभी कभी फटीग की वजह से, थकान की वजह से होने वाले जो चेंजेस हैं वो आ जाते हैं, लेकिन ये चेंजेस परमानेंट नहीं आएंगे, ये थोड़ी बहुत टाइम के लिए आएंगे। जैसे कि कोई बच्चा बहुत टाइम से राइटिंग वर्क कर रहा है, अब क्या होगा, उसकी राइटिंग खराब होनी शुरू हो जाएगी, छोटी छोटी वो मिस्टेक करना शुरू कर देगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते, थकान की वजह से हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेगा तो फिर से अच्छे से काम कर पाएगा। एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, जितना आपको किसी चीज में अनुभव होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतनी अच्छी लर्निंग होती है। जैसे कि हाइट इंक्रीज मैचुरेशन, अब मैचुरेशन से एक हाइट होती है, ये बायोलॉजिकल है।
ठीक है? अब लर्निंग लर्निंग कैसे होती है? जैसे बच्चों को गिटार बजाना सीखना है, ठीक है? तो ये क्या हुआ लर्निंग हो गया। तो अलग-अलग टाइप पे, अलग-अलग एक्सपीरियंस पे अलग-अलग लर्निंग होती है। लर्निंग, अब लर्निंग किसे हम नहीं कहेंगे, ये तो समझ में आ गया हमने किस-किस से लर्निंग की, लेकिन हम किसे लर्निंग नहीं कहेंगे। मैच्योरेशन, बच्चा मैच्योर हो गया, ठीक है? अब क्या हुआ ये बायोलॉजिकली चेंजेस है, ना कि ये लर्निंग है, ठीक है? बच्चा अगर 12 मंथ में वो चलता है, तो ये क्या है? ये मैच्योरिटी है। लेकिन अगर कोई गिटार बजाना सीख रहा है, सॉरी, अगर 12 मंथ में बच्चा चलना सीख रहा है, तो ये मैच्योरिटी है। लेकिन जबकि कोई गिटार बजाना सीख रहा है, तो ये लर्निंग है। थकान की वजह से मैंने आपको बताया था टेम्परेरी चेंजेस हो सकते हैं टायर्डनेस की वजह से, तो बच्चा थोड़ी-थोड़ी मिस्टेक कर सकता है, ठीक है? तो ये लर्निंग नहीं है कि आप इसे ये नहीं कह सकते उन्होंने रॉन्ग लर्निंग की है, बल्कि वो थकान की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। ड्रग ड्रग इफेक्ट, कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा टेम्परेरी बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं। कोई नशीली दवाइयाँ लेने से या मेडिसिन्स लेने से कभी-कभी उसमें लर्निंग में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है? जैसे कि आँख में कोई लाइट पड़ गया, अब श्रिंक हो गया, तो ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, ये लर्निंग नहीं होती। ठीक है? तो ये है क्या लर्निंग नहीं है। मैच्योरेशन, बच्चा बड़ा होता है, ये लर्निंग नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल चेंजेस है। थकान की वजह से कभी-कभी प्रॉब्लम आ जाती है हमारी लर्निंग में, तो ये भी लर्निंग नहीं होती। वो टेम्परेरी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड लर्निंग। देखिए, अब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? जब तक बच्चा डेवलपमेंट उस लेवल तक का नहीं होता, तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। अगर आप ये कहें कि एक छोटे से बच्चे को जो फर्स्ट क्लास में है या सेकंड क्लास में है, वो अलजेब्रा का सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करे, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। तो डेवलपमेंट एक स्टेज तक होना ज़रूरी है, तभी उस स्टेज की लर्निंग हो सकती है। अगर बच्चा छोटा है, तो वो क्या करेगा? वो कॉन्क्रीट थिंकिंग करेगा, ठीक है? वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कैन नॉट बी लर्न्ड बिफोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जब तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही नहीं करेगा। जब तक बच्चा उस लेवल का नहीं आएगा, वो उस मैच्योरिटी की बातें नहीं कर सकता। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन, अब क्या हुआ है, बहुत सारी मेजर थ्योरी दी हैं अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट ने। तो हम कुछ थोड़ी-थोड़ी इसके बारे में पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, क्योंकि हम इनकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे, क्योंकि इनकी डिटेल के लिए एक अलग वीडियोज़ है, आप उसको देख सकते हैं। तो जीन पियाजे के जो है, इन्होंने डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, डेवलपमेंट बेस्ड लर्निंग। इन्होंने कहा है कि पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होती है। तो बच्चे एक सर्टेन डेवलपमेंट स्टेज तक पहुँचना ज़रूरी होता है। उन्होंने कहा है कि एक बच्चा उस स्टेज तक पहुँचेगा, ठीक है? उसके बाद उसकी लर्निंग होगी, यानी कि पहले डेवलपमेंट होगा उसका, तब उसकी लर्निंग होगी। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट सीख सकता है, डेवलपमेंट पहले होता है, फिर लर्निंग होती है उनके हिसाब से। जैसे कि 6 साल के बच्चे को आप अलजेब्रा मत नहीं सिखा सकते, ठीक है? पीजेड ने बोला है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताई है उन्होंने, जिसमें से बच्चा उन चीज़ों को समझ सकता है, जिसको वो छू सकता है, जिसको वो टच कर सकता है, देख सकता है, केवल उसने कहा है उसी के बारे में वो सोचता है, ठीक है? अब देखिए उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं प्याजे जी ने। तो पहली उन्होंने स्टेज बताई है सेंसरी मोटर, जिसका उन्होंने एज दिया है 0 टू 2। इसमें क्या होता है, बच्चा केवल सेंस से सीखता है, उन ऑब्जेक्ट को परमानेंट डेवलप होता है और चीज़ों को नज़र ना आने पर भी वो एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, कोई उसको खिलौना देख लिया उसने, अब खिलौना दिखाने के बाद उसने छुपा दिया, तो आपने देखा होगा वो बच्चा उस खिलौने को ढूँढने लगता है। तो इसी को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चा इस बात को समझता है कि अगर उसके सामने कोई चीज़ नहीं है, तब भी वो एग्ज़िस्ट करती है, वो उसे ढूँढने लगता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 इयर्स ईगो सेंट्रिक, यानी कि वो सिर्फ़ अपना व्यू पॉइंट देखता है। अब वो किसी का कन्वर्सेशन नहीं समझता, सिंबॉलिक थिंकिंग करता है, यानी कि उसको केवल ये लगता है कि जो मैं देख रहा हूँ, वही है। ये सब भी वही देख रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है। जैसा मैं कर रहा हूँ, वही ठीक है। तो इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, खुद के बारे में केवल अपना ही व्यू पॉइंट समझता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है, इसमें बच्चा क्या करता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, कन्वर्सेशन को समझने लगता है, और अभी भी उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में इतना डेवलप नहीं हो पाता। जबकि अगर हम फॉर्मल स्टेज की बात करें, तो इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। अगर उसे कुछ मैथमेटिकल कह दो कि 2 और 2 कितना होता है, तो वो मेंटली उसको सॉल्व करने लगता है। तो जीन पियाजे ने ये 4 स्टेजेस दी हैं, जिन्होंने उनको इनको स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है और बताया है कि बच्चा के पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो उसका कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है।
अब लेव वाइगोस्की ने भी दिया है, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि पहले लर्निंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। तो लर्निंग डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। उन्होंने बताया कि पहले बच्चा लर्न करेगा और जितना वो लर्न करेगा, उतना वो डेवलप होता चला जाएगा। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। उन्होंने कहा है अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो वो उसके थ्रू बच्चा अपनी करंट डेवलपमेंट लेवल से ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। ठीक है? तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ स्टेजेस बताई हैं उन्होंने भी, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो जगह होती है, वो स्टेज होती है या कहते हैं वो फील्ड होता है बच्चे का, जहाँ पर बच्चा अकेले क्या कर सकता है। यानी कि वो उसको कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्ले दे दिया या कोई ब्लॉक्स दे दिए, अब वो अकेले उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे करना चाहिए, यानी कि वो जगह जहाँ पर वो सॉल्व नहीं कर सकता है। फिर क्या होता है, बच्चे को थोड़ी-सी हेल्प मिलती है, कोई बड़ा उसको पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, यानी कि बच्चे को थोड़ी-सी हेल्प मिलती है और उस हेल्प मिलने के बाद वो उस काम को कर देता है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, उसी को हम ज़ेडपीडी कहते हैं, यानी कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है और उसके बाद वो बच्चा हेल्प के साथ क्या कर सकता है। ठीक है? जैसे कि राहुल को दे दो तो वो 23 + 47 उसको वो सॉल्व नहीं कर पाता। लेकिन जब टीचर उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, उसे बताती है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसने स्टेप बता दिए। उसने शो किया कि कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर वो 35 और 28 देती है। तो बच्चा क्या करता है, इंडिपेंडेंटली अब उसे सॉल्व कर लेता है। यानी कि पहले वो सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ी-सी टीचर ने उसको हेल्प की, बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया। नेक्स्ट डे उसने फिर से दिया, तो फिर से उसने नेक्स्ट डे इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लिया, क्योंकि समझ में आ गया, टीचर की हेल्प से समझ में आ गया कि उसे सॉल्व कैसे करना है। तो लेव वाइगोस्की ने बताया है कि यहाँ पर किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, जितना बच्चा सोशली इंटरैक्ट होगा, अब वो टीचर से इंटरैक्ट हुआ, क्लास में आया, तो वो सीख गया। तो टीचर ने उसे क्या किया, ज़ेडपीडी में काम दिया, उसे बताया, हेल्प की। अब वो ज़ोन जहाँ टीचर की हेल्प से बच्चा सीखता है, उसे हम ज़ेडपीडी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसमें टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। इसमें टीचर बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट करती है, ग्रेजुअली रिमूव हो जाता है जैसे स्टूडेंट कॉम्पिटेंट बन जाए। जैसे कि अब देखिए, साइकिल चलाना सीखता है। अब क्या हुआ, पहले बच्चे को साइकिल को पूरा पकड़ के रखो, फुल सपोर्ट। जब बच्चा साइकिल पे चलाना सीखता है, तो पहले क्या करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं या बड़ा है, वो उसको पूरा पकड़ के रखते हैं, फुल सपोर्ट देते हैं। फिर क्या होता है, धीरे-धीरे वो एक हाथ से सपोर्ट देते हैं, यानी कि सपोर्ट को वो रिड्यूस कर देते हैं। फिर बच्चा पास में आता है, मिनिमम सपोर्ट हो जाता है, वो चलाने लगता है, सपोर्ट को मिनिमम हो जाता है। फिर क्या होता है कि बच्चा अकेले चलाने लगता है, यानी कि सपोर्ट पूरा खत्म हो जाता है। तो ये स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टेम्परेरी सपोर्ट होता है, जो कोई बड़ा बच्चे को धीरे-धीरे देता है और बच्चा धीरे-धीरे उस चीज़ में आगे बढ़ता है, उसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। अब हम इन दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस समझ लेते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है? पियाज़ी ने बोला है कि पहले डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग होती है, जबकि वाइगोस्की का मानना है कि पहले लर्निंग होती है, फिर डेवलपमेंट होता है। इन्होंने कहा है कि बच्चा इंडिविजुअल चाइल्ड है, वो खुद ही डिस्कवर करके सीखता है, खुद ही चीज़ों को टच करता है, खुद ही डिस्कवर करता है, ट्रायल एंड एरर लेता है और फिर वो सीखता है। जबकि वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा जितना सोशल कॉन्टैक्ट करेगा, जितना कल्चर कॉन्टैक्ट करेगा, वो उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। जीन प्याजे के लिए टीचर एक फैसिलिटेटर है, ठीक है? जो कि रेडीनेस रहता है, का वेट करता है, एक फैसिलिटेटर है, वो बताता है, लेकिन बच्चा खुद से खोज करता है। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा ये एक एक्टिव गाइड है, डेवलपमेंट पुश जो एक्टिव गाइड है, वो सिर्फ एक गाइड के रूप में यूज़ करते हैं टीचर को, कि गाइड करता है और बच्चा फिर सीखता है। जब तक टीचर गाइड नहीं करेगा, तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। इन्होंने कहा है कि बच्चा डिस्कवरी लर्निंग करता है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा सोशल और कोलैबोरेटिव लर्निंग करता है। जितना वो सोशल में रहेगा, जितना वो दोस्तों के साथ रहेगा, जितना वो ग्रुप में वर्क करेगा, वो उतना ज़्यादा सीखेगा। जबकि जीन पियाजे बोलते हैं कि जितना बच्चा खुद से डिस्कवरी करेगा, उतना सीखेगा। इन्होंने की कॉन्सेप्ट दिए हैं कि बच्चा स्टेजेस में सीखता है और वाइगोत्स्की जी ने बताया कि वो ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। अब आपको क्लास में क्या करना है? टीचिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, लर्निंग, रिलेशनशिप।
तो बच्चे को एज एप्रोप्रिएट टीचिंग उसके उम्र के हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है? इससे हमें हेल्प मिलती है कि भई बच्चा छोटा है तो हमें किस टाइप से लर्निंग करानी है, बच्चा बड़ा है तो हमें किस टाइप से लर्निंग करानी है। तो प्राइमरी क्लासेस में जैसे 6 से 11 साल तक का बच्चा होता है, वहाँ पर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होता है, लाइक स्टोरी सुनाना, बच्चों को पिक्चर दिखाना, गेम्स कराना, तो बच्चा यू उसी से सीखने लगता है। जबकि अगर हम अपर प्राइमरी की बात करें, जहाँ बच्चा 11 से 14 साल का होता है, वहाँ पर वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट यानी कि ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना होता है टीचर्स को, वहाँ पर वो सोचने समझने लग जाता है। और जबकि अगर सेकेंडरी की बात करें, जहाँ पर बच्चा 14 साल से ऊपर हो जाता है, वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज भी समझने लगता है, डिबेट्स करने लगता है, रिसर्च को हैंडल कर सकता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें चेंजेस आ जाती हैं। तो एज अप्रोप्रिएट टीचिंग करानी चाहिए, जिस एज का बच्चा है उसी के हिसाब से बच्चों को टीचिंग स्ट्रेटेजी को टीचर को यूज करना चाहिए। आइडेंटिफिटी ईच स्टूडेंट जेडपीडी। अब टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चा क्या अकेले कर सकता है, क्या हेल्प से कर सकता है। तो इसलिए टीचर को सभी स्टूडेंट को सेम काम नहीं देना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हर बच्चे का एक लेवल होता है, हर बच्चा अलग है। तो हर स्टूडेंट को उनके लेवल पर चैलेंज करो, ठीक है, विथ एप्रोप्रिएट सपोर्ट। हर बच्चे को देखो कि वो किस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, पहले उसे वो दो, फिर हल्का सा सपोर्ट करो, और फिर सपोर्ट करने के बाद वो बच्चा खुद से अपना काम या उस क्वेश्चन को फिर से वो खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकता है। यूज स्टेप फोल्डिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टास्क को छोटे स्टेप में बताओ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है या फिर कोई बड़ा क्वेश्चन है, पहले उसे छोटे छोटे स्टेप में तोड़ दो, ताकि बच्चा उस स्टेप को पहले करना सीखे। अगर आप एक साथ उस पूरे क्वेश्चन को बता दोगे, हो सकता है कुछ बच्चे उसमें एक बार में सीख जाएं, जबकि कुछ बच्चे उसको नहीं सीख सकते। तो इनिशियली हिंट दो, एग्जाम्पल दो, पीर सपोर्ट, आपस में बच्चों में डिस्कशन करवाओ, डिबेट्स करवाओ, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली उसकी हेल्प कम कर दो। फिर बच्चा खुद से करना सीखने लगेगा। इनकरेज सोशल लर्निंग, बच्चों को सोशल लर्निंग करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, जैसे कि ग्रुप वर्क। अब देखिए, जब हम बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, तो जो थोड़ा कम समझदार बच्चा होता है, वो भी ज्यादा सीखने लगता है, क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो ग्रुप में आपस में बातें करते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं, टीचर सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ग्रुप वर्क से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पीयर ट्यूटरिंग, कोलैबोरेशन, ये सब चीजें देनी चाहिए। प्रोवाइडिंग एनरिचिंग इन्वायरमेंट, अब रिच लर्निंग एक्सपीरियंस देना चाहिए, जैसे कि बच्चों को फील्ड ट्रिप कराएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं साइंस में या एसएसटी में, तो उसे फील्ड ट्रिप कराएं, बच्चों को बताएं, दिखाएं उन चीजों को। उससे क्या होगा, वो ज्यादा बेटर तरीके से लर्न करेंगे। उनको एक्सपेरिमेंट्स करने दें, उनको प्रोजेक्ट्स दें। डेवलपमेंट को सभी डोमेन में एक्सिलरेट करते हैं। अब इंक्रीजिंग सोशल लर्निंग, ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब टीचर का रोल क्या है। तो एक टीचर का रोल है कि बच्चे के डेवलपमेंट को समझकर पढ़ाना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि बच्चा किस लेवल का है, वो कितना समझ पा रहा है। देखिए, क्लास में कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप उनको एक बार डिस्क्राइब कर दो, फिर उसके बाद वो एक बार में समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो करके सीखा, अगर आप उन्हें पार्टिसिपेट कराओ तब वो सीख पाते हैं। तो हर बच्चे के लिए वह अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए आपको पहले उनका लेवल पता होना चाहिए। तो डेवलपमेंट को समझ कर पढ़ना चाहिए, और एज एप्रोप्रिएट लर्निंग देनी चाहिए। अब फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट, अब कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे डेवलपमेंट और लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी। देखिए, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो कि पेरेंट्स से हेरिडेट होता है बच्चों में। जीन्स, डीएनए, जैसे कि आई कलर, जिस पेरेंट्स का जैसा आई कांटेक्ट होगा, आई कलर होगा, वैसा ही बच्चों का होगा। हाइट, ठीक है, इंटेलिजेंस लेवल, और कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं जो कि बच्चे में आ जाते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम्स। अगर पेरेंट्स में किसी में डाउन सिंड्रोम्स है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो बच्चे में भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंट, यानी कि नर्चर, यानी कंसेप्शन के बाद सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, लाइक फैमिली कैसी है, पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, फैमिली साइज कैसी है, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, उनका रेस्पेक्टिंग क्या है, स्कूल, बच्चा किस टाइप के स्कूल में है, उसकी एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, टीचर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके दोस्त ग्रुप कैसे हैं, ये सब का भी इफेक्ट पड़ता है। सोसाइटी, यानी कि किस कल्चर में रहते हैं, उनकी इकोनॉमिक्स कंडीशंस क्या है, जिसके बहुत ज्यादा लो इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, उनके बच्चों का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनको बेटर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता, और न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन जरूरी है। इसके अलावा बच्चा किस तरह की मीडिया में है, टीवी, इंटरनेट, किस तरह की चीजें देख रहा है,
क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो क्रिटिकल पीरियड वो होता है जब स्पेसिफिक टाइम, जब सर्टेन डेवलपमेंट होना चाहिए, वरना कभी होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज बच्चा सीखता है 0 से 5, जैसा पेरेंट्स आसपास बोलते हैं बच्चा उसी को सीख जाता है। अगर बच्चे को इसी पीरियड में सेकंड लैंग्वेज भी सिखा दी जाए तो क्या होगा, वो उसके लिए इजी हो जाएगा। यानी कि बच्चा ऐसे नहीं बुक से सीखता है, वो कम्युनिकेशन से सीखता है, आपस में पेरेंट्स जैसे बात करते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी फैमिलीज में देखा होगा, कुछ बच्चे घर में अलग बात करते हैं, जबकि वो सोसाइटी में आते हैं तो अलग बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर में ऐसा बात करते हैं, सुनते हैं। तो फर्स्ट ये क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में सिखा दिया तो ईज़ी होता है, जबकि बाद में ये डेवलप नहीं कर पाएगा, बाद में ये मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाता है। सेंसिटिव पीरियड, ऑप्टिमल टाइम फॉर द सर्टेन डेवलपमेंट, बट बाद में ये नहीं हो सकता। जैसे कि सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए 7 साल पहले सबसे आसान होता है, ठीक है। बच्चे को पहले हमने 7 साल पहले ही, मतलब 15 साल की एज में ही बच्चे को सिखा दिया, 2 लैंग्वेज सीख गई, तो वो उसके लिए बड़ा आसानी होगा। बट एडल्ट जब कोई नई लैंग्वेज सीखता है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है वो नहीं सीख सकते, लेकिन उस वक्त उनको ज्यादा टाइम लगता है। तो ये थी हमारी पूरी थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, एक-एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से हमने डिस्क्राइब किया है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड, कांसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, इससे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी वर्ड ना समझ में आ रहा हो, कोई टॉपिक आपको क्लियर ना हो, तो आप इसको एक कमेंट्स डालिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले हम आपके कमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।